दोस्तों मैं कमलेश राठौर स्वागत करता हूं आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशंस का एग्ज़ाम एक ही दिन एक ही साथ हो रहा है। यह इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी दी है, यानी कि आज से पाँच छः दिन पहले हमने यह इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के द्वारा हमने आपको दी है। अगर जिसने वह वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि 40 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और 20 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशंस के दिए हैं। दोस्तों 60 क्वेश्चंस का पेपर है जो कि एक ही साथ पोर्टल पे खुलेगा और एक ही साथ आपको क्वेश्चंस हल करने होंगे वर्कशॉप कैलकुलेशंस और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। तो दोस्तों उसी के साथ मैंने एक मॉडल पेपर भी आपको दिया था जिसमें 40 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के करवाए थे। तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसमें भी 40 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में भी आपको टोटल 40 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के करवाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हो कि वर्कशॉप कैलकुलेशंस के भी आप मॉडल पेपर तैयार करें, तो मैं आपके लिए मॉडल पेपर्स यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशंस के मॉडल पेपर भी तैयार करके और वीडियो अपलोड कर दूंगा। जितना जल्दी हो सकता है मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर करें ताकि हमें प्रसन्नता हो और हम आपके लिए बहुत कोशिश करके और वीडियो अपलोड कर सके और बच्चों से पूछ कर कि किस प्रकार की क्वेश्चंस और यानी कि जो 29 तारीख और 2 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस प्रकार की क्वेश्चंस हम आपको दे सके। तो दोस्तों आते हैं पहले क्वेश्चन पर मॉडल पेपर के हिसाब से। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि ट्रांजिस्टर में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। दोस्तों ट्रांजिस्टर में आपको डायग्राम पता हो तो ठीक है, वरना फिर मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, जो कि एक तो होता है कलेक्टर, एक होता है बेस और एक होता है एमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन से अपने कलेक्टर, बेस, एमीटर यह सभी। तो इसमें से सबसे छोटा तो बेस होता है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा और सबसे बड़ा होता है कलेक्टर। ठीक है, तो इधर एमीटर होगा और इधर हो जाएगा कलेक्टर। तो दोस्तों इधर एमीटर हो गया और इधर कलेक्टर। तो यह डायग्राम अपना पूरा सही है। दोस्तों इसी के साथ इसमें पी एन पी पोल्स होते हैं, ये ध्यान रखना, पी एन पी या एन पी एन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा अपना कैरेक्टर। कैरेक्टर आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वह मेरा टेलीग्राम पर जो चैनल है बालाजी ITI के नाम से, उस चैनल पर मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ या कोई भी सूचना जो आती है NCVT SCVT DGT के द्वारा, उस सूचना को मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आप उस टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, टेलीग्राम लिंक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डाइवर्सिटी गुणांक का मान होता है। डाइवर्सिटी गुणांक का जो मान होता है क्या एक, एक से कम, एक से अधिक या शून्य। तो इसका जो आंसर है आपका वह हो जाएगा शून्य। ठीक है, शून्य आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन से विद्युत वितरण सिरोपरि लाइन में आजकल प्रकार के खंभों का प्रचलन है। तो दोस्तों लकड़ी के खंभे, रेल लाइन के खंभे, ट्यूबलर खंभे या RCC के खंभे। तो दोस्तों अभी के समय में जो जो अभी ट्यूबलर जो खंभे हैं, सिरोपरि यानी कि सिरोपरि जो लाइन है ना, उसमें अभी ट्यूबलर जो खंभे हैं वह सबसे अधिक प्रचलन में है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। दोस्तों क्या सौर ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा स्रोत, बायोगैस ऊर्जा स्रोत या ज्वारीय ऊर्जा स्रोत। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है वह हो जाएगा बी आंसर। दोस्तों पवन ऊर्जा स्रोत जो होता है इसमें से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, क्योंकि इसमें रोटर्स होते हैं जो रोटेट करते हैं, जिसके द्वारा वहाँ पर घर्षण बल लगता है। तो वहाँ पर घर्षण जो होती है ना, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस यह सभी। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर रहेगा वह रहेगा डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, यह सभी। क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कोयला है, पेट्रोल है और प्राकृतिक गैस है। अपरंपरागत अपारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत होते हैं वह अलग होते हैं, जिनका उपयोग अपन बार बार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्तक की भार पर टर्मिनल वोल्टता को की सहायता से स्थिर कर सकते हैं। तो रेगुलेटर से आप स्थिर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, DC मोटर की नो लोड गति 1000 RPM है और गति नियमन 90% है, तो फुल लोड गति क्या होगी। दोस्तों फॉर्मूला है आपका स्पीड रेगुलेशन
स्पीड रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है आपका एन, यानी कि गति, एन का मतलब है गति, तो नो लोड गति माइनस फुल लोड गति अपॉन नो लोड गति इनटू 100। ठीक है, तो आपका जो इसमें क्वेश्चन है तो ऑप्शन से अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो मान रखना अपन को यहाँ पर रेगुलेशन कितना दिया है 90, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 19, और जो नो लोड दिया है वह दिया है 1000, तो यहाँ पर अपन 1000 रखेंगे। ठीक है, और फुल लोड अपन को ज्ञात करना है, नो लोड 1000 दिया है तो यहाँ पर भी 1000 रखेंगे, और इनटू अपन को 100 से गुणा करना है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इस 100 यानी कि 2 जीरो से ये 100 के 2 जीरो कट गए, और ये 10 है ना वह इधर बराबर में है ना, तो क्या हो जाएगा गुणा होगा। तो देखिए दोस्तों वह हो जाएगा 900, क्योंकि नीचे वाला जो 10 था वह 19 से गुणा हुआ तो 900 हो गया, बराबर 1000 अपना ऊपर का बचा हुआ है, माइनस अब बचा है फुल लोड। ठीक है, क्योंकि अपन को फुल लोड ज्ञात करना है। अब ये 1000 इधर आएगा, तो 1000 में से 900 घटेगा तो क्या हो जाएगा 100 बच जाएगा, बराबर फुल लोड। तो फुल लोड गति क्या बचेगी 100, क्योंकि नो लोड पर गति अधिक होती है और फुल लोड पर गति कम हो जाती है, यानी कि 100 आरपीएम गति बच जाएगी। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में जो आपका आंसर है ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जीरो हटा दीजिए, 1000 नहीं है यहाँ पर 100 है, 100 याद रखिएगा आरपीएम, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन उसका हल आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवीज कीजिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी और समझना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 2 एम्पियर की धारा युक्त 2 ओम का प्रतिरोध कितनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों 2 एम्पियर यानी कि शक्ति यानी कि वाट पूछा है, वाट। तो देखिए दोस्तों इसका जो आपका फॉर्मूला है P बराबर I²R। तो आपको यहाँ पर धारा दी है 2, तो इसका स्क्वायर इंटू करना है आपको 2 से, क्योंकि 2 ओम है, तो कितना हो जाएगा वर्ग कितना होगा 2 का 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका 8 आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन से आपका ग्राउलर में आपूर्ति होती है, ग्राउलर में जो दोस्तों आपूर्ति होती है क्या डीसी की एसी की दोनों ए व ब या नन। तो दोस्तों ग्राउलर में हमेशा आपूर्ति होती है वह होती है एसी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन से जिस विधि से डीसी जनित्र में ईएमएफ प्रेरित होता है, ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, वह कहलाती है, तो वह कहलाती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः होता है, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध जो होता है वह 1 से 10 ओम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका एक 3 फेज प्रेरण मोटर स्टेटस जो स्टेटर है, स्टेटस लिखा गया स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति कौन सी होती है। एक 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर की चुंबकीय क्षेत्र की गति कौन सी होती है, तो वह होती है तुल्यकालिक गति। अगला क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में ब्रशों का संपर्क एक समय में सेगमेंट में होता है। दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन दिए हैं 3, 2, 1 और 4, तो इसमें से जो आपका आंसर रहेगा वह रहेगा सी वाला ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा एक कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो उपरोक्त सभी आपके आंसर सही होंगे, क्योंकि सभी में कैपेसिटर का नाम आ रहा है, यानी कि सभी मोटर इंडक्शन मोटर कैपेसिटर इंडक्शन मोटर हैं। अगला क्वेश्चन है वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं कहलाते हैं, क्या तुल्यकालिक मोटर, इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा तुल्यकालिक मोटर। अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर मोटर जनरेटर सेट की इनपुट वोल्टेज कितनी होती है। दोस्तों 50 आवृत्ति यानी कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले जो मोटर जनरेटर सेट जो होता है ना उसकी वोल्टेज जो होती है वह होती है 415 वोल्टेज। ठीक है, तो यह आपका आंसर सही होगा। दोस्तों एक ही निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑप्शन से दिया है 3, 4, 5 या 14। तो दोस्तों इसमें होते हैं 14 आंसर आपका, सॉरी 4 दोस्तों 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रांजिस्टर में कलेक्टर की डोपिंग होती है, ट्रांजिस्टर में जो डोपिंग होती है क्या बेस से अधिक व एमिटर से कम, एमिटर से अधिक, बेस से कम, एमिटर के बराबर
तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा बेस से अधिक व एमीटर से कम। क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने पहले ही जो आपको बताया है, इससे पहले क्वेश्चंस आ चुका है, तो पूरी मैंने वहाँ पर आपको जानकारी बताई है। यूजेटी का कलेक्टर टर्मिनल खुला यानी कि ओपन होता है तब बेस टर्मिनल पर प्रतिरोध का मान होगा क्या उच्च, निम्न, शून्य, अनंत। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा उच्च। अगला है हेक्साडेसिमल संख्या में आधार संख्या है, तो इसमें आधार संख्या है 16। ठीक है, डेसिमल में 10 होती हैं दोस्तों, ऑक्टल में 8 होती हैं, यह आप ध्यान रखना, और बाइनरी में होती हैं 2। अगला क्वेश्चन से CRO यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसकी फुल फॉर्म होती है, प्रदर्शित करता है क्या एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, ए यानी कि दोनों ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा वह होगा, ये दोनों आंसर आपके सही होंगे क्योंकि एसी और डीसी प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन से कंट्रोल पैनल में बल्ब, पायलट, लैंप, एलईडी का प्रयोग के रूप में किया जाता है, तो क्या मापक यंत्र, सूचक यंत्र, प्रकाश उत्पन्न करने वाली युक्ति या गणक युक्ति। तो आपको पता होगा इसका जो उपयोग किया जाता है वह है सूचक यंत्र के लिए किया जाता है, इंडिकेटर। ठीक है, एसिड ड्राइव में निम्न में से कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों एसिड ड्राइव में क्या फिल्टर युक्ति, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, यह सभी। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा फिल्टर युक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। दोस्तों क्या ठोस ईंधन, द्रव्य ईंधन, गैसीय ईंधन, यह सभी। तो ठोस ईंधन में विस्फोट होने की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि इसमें भूसा यानी कि भूसा होती है, घास होती है, या आप गोबर गैस, ये सभी ठोस में आते हैं, तो इसमें विस्फोट होने की कम संभावना होती है। द्रव्य में पेट्रोल, डीजल आता है तो इसमें विस्फोट होने की, और गैसीय में तो बहुत ही अधिक। अपरंपरागत ऊर्जा का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है। तो कृषि उत्पादन में, औद्योगिक विकास में, घरेलू कार्यों में, या यह सभी। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा क्योंकि कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास में या घरेलू कार्यों में अपरंपरागत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 400 वोल्ट 3 फेज सर्विस लाइन कहलाती हैं, तो वह क्या निम्न वोल्टता लाइन, मध्यम वोल्टता लाइन, उच्च वोल्टता लाइन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा निम्न वोल्टता लाइन। अगला क्वेश्चन है 2 पोल का अल्टरनेटर 3000 आरपीएम पर चलता है, तो इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति होगी। तो क्या 5 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, या 150 हर्ट्ज। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा 5 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दोस्तों इसका 5 हर्ट्ज आंसर कैसे आया वह मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बराबर Pn/120 इसका फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला मैंने बहुत सारी बार बता दिया है, इस पर अपन अप्लाई करेंगे, यानी कि P यानी कि पोल, यहाँ पर दिए हैं 2 पोल, तो 2 अप्लाई करेंगे। N यानी कि होती है गति, तो गति दी है अपन को 3000। ठीक है, और यहाँ पर अपन 120 से इसको करेंगे भाग, तो इस 0 से ये खत्म, और इसको अपन 30 को करेंगे 2 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 60 आएगा, और 60 को अपन 12 से काट देंगे कितनी बार, 5 बार, तो आपका आंसर 5 हर्ट्ज आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों संतुलित वाइंडिंग में प्रति ग्रुप क्वाइल की संख्या होती है क्या समान, असमान, दो, नो यानी कि समान व असमान, या नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा समान। ठीक है, यह आंसर आपका सही होगा। रीवाइंडिंग के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वाइंडिंग है बास्केट वाइंडिंग, चेन वाइंडिंग, सकेंद्रीय वाइंडिंग, या नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा बास्केट वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है जब आर्मेचर हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका जब कम्यूटेटर, सॉरी यहाँ पर आर्मेचर बोल रहा था, कुछ मिस्टेक, गलत माइंड मिस्टेक है मेरी, मैनेज कीजिएगा दोस्तों, कभी कभी हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपका 30 नंबर का मैं बोलने जा रहा हूँ, जब कम्यूटेटर सेगमेंट और आर्मेचर की बॉडी से जुड़ते समय परीक्षण वोल्टमीटर वाले अर्थ के लिए ग्राउलर एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तब मिली वोल्टमीटर को के रूप में पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों कोई रीडिंग नहीं, निम्न रीडिंग, अनंत रीडिंग, या उच्च रीडिंग। तो इसको क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इसको अपन को कोई रीडिंग नहीं पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका डबल लेयर वाइंडिंग में कॉइल की संख्या से संबंधित स्लॉटों की संख्या होती है। तो डबल लेयर वाइंडिंग में कॉइलों की संख्या से संबंधित जो स्लॉटों की जो संख्या होती है क्या समान, कम, एक से अधिक, या आधी। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा समान। अगला जो क्वेश्चन है आपका पूर्ण पिच वाइंडिंग
में पिच कारक क्या होता है? तो एक, एक से कम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं तो एक। अगला क्वेश्चन है आपका, डबल केज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग की संख्या होती है। डबल केज वाइंडिंग में जो इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग की संख्या होती है वह होती है एक। ठीक है। अगला जो, क्योंकि स्टेटर वाइंडिंग ही की जाती है, रोटर पर कोई भी वाइंडिंग नहीं की जाती। अगला जो क्वेश्चन है आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार के पिच का उपयोग आमतौर पर रीवाइंडिंग के दौरान अपने लाभ के कारण किया जाता है? तो किस प्रकार की जो पिच का उपयोग आमतौर पर रीवाइंडिंग के दौरान अपने लाभ के लिए किया जाता है? तो क्या छोटे पिच, लंबे पिच, पूर्ण पिच या नन, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो आपका आंसर होगा वह होगा छोटे पिच के लिए। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज रिवाइंडिंग में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। तो समतल लूप, बास्केट, चेन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा बी यानी कि बास्केट। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की जो इकाई होती है वह होती है कैंडिला पावर, इसका आंसर होगा दोस्तों कैंडिला पावर। अगला क्वेश्चन है आपका, एमसीबी यानी कि टीपीएन में खंभों की संख्या होती है 2 खंभे, 4 खंभे, 3 खंभे या 5 खंभे? दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार बता दिया है। मैं इसका आंसर जो है आपका कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती? तो सिंगल केज जो मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। एसी में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन धातु का एसी में उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की दक्षता कितनी होती है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की जो दक्षता होती है वह होती है 85%। तो दोस्तों यहीं पर ही अपने 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगला जो वीडियो आएगा वह होगा वर्कशॉप कैलकुलेशंस का। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे लाइक से चाहता हूँ, एक लाइक से आपसे चाहता हूँ दोस्तों, जाते जाते नाराज़ ना करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं बहुत ही अच्छे आपको मॉडल पेपर और दे दूंगा, क्योंकि जितनी हमें प्रसन्नता होगी, उत्सुकता होगी, उतने ही हम आपके लिए मॉडल पेपर तैयार कर करके लाएंगे। दोस्तों इस जो मॉडल पेपर में है 40 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर ही हम वीडियो को पूर्ण विराम करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए आप इसको लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा।